हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं सामाजिक मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, सामाजिक मानव शास्त्र सभी समाजों का अध्ययन करता है। यह किसी देश और काल की सीमाओं में बंधकर अध्ययन नहीं करता है, बल्कि यह किसी भी समाज का संस्थागत रूप से सामाजिक व्यवहारों, उसके सामाजिक संबंधों और सामाजिक व्यवस्थाओं के रूप में अध्ययन करता है। यह किसी संपूर्ण समाज या संपूर्ण संस्कृति का अध्ययन नहीं करता और ना ही अपने आप को आदिम और सरल समाजों तक सीमित रखता है। यह जिन समाजों का अध्ययन करता है उसमें यह माना जाता है कि उसके सदस्य उसमें पाए जाने वाले सामाजिक व्यवहारों का, व्यवस्थाओं का क्या अर्थ लगाते हैं, उन समाजों के मूल्य कौन कौन से हैं, नैतिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, लोग किस तरह के मूल्यों के बीच में जीते हैं, उनकी संवैधानिक और नैतिक व्यवस्थाएं कैसी हैं। इन सभी बातों का अध्ययन जो है वो सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत अवलोकन पद्धति द्वारा मुख्यतः किया जाता है। यहाँ पर हम यह जानते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र में तुलनात्मक अध्ययन को प्राथमिकता दी जाती है, जो कि ऐतिहासिक अध्ययन से हम प्रारंभ करते हैं। इसके अगर परंपरागत अध्ययन विषय को देखा जाए तो इसमें आदिम समाजों या सरल समाजों को लिया जाता था और बाद में इसमें ग्रामीण समाजों का अध्ययन किया जाने लगा। औद्योगिक समाजों के बाद जटिल समाजों के अध्ययन के विषयों को भी इसमें सम्मिलित किया जाने लगा। जो प्रथम चरण था वो तो आदिम समाजों के अध्ययन तक सीमित था। जो द्वितीय चरण आया वो ग्रामीण समाजों में, तीसरा चरण जो था वो औद्योगिक समाजों में और चौथा चरण जो है वो इसके अध्ययन विषय को जटिल समाजों तक लेकर गया, जिस जटिल समाजों में हम आज रहते हैं। सामाजिक मानव शास्त्र की मान्यता है कि व्यक्ति एक इकाई के रूप में समाज के संपूर्ण का भाग होता है और जो लक्षण संपूर्ण समाज में पाए जाते हैं वो उस व्यक्ति या उस इकाई में भी पाए जाते हैं। अतः व्यक्ति का व्यवहार संपूर्णतः समाज के व्यवहार का प्रतिबिंब होता है। समाज और व्यक्ति की एक दूसरे पर निर्भरता पाई जाती है। व्यक्ति समाज के बिना और समाज व्यक्ति के बिना अधूरा सा प्रतीत होता है। यह बात हम अच्छी तरह से समाजशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते जानते हैं। इसलिए सामाजिक मानव शास्त्र की जो अध्ययन पद्धति है वो समग्रतावादी पद्धति कहलाती है। प्रारंभिक काल में माना जाता है कि जो नृजातीय अध्ययन थे वो अधिकता से इसमें किए गए। सैद्धांतिक मानव शास्त्र में बहुत सारे विचार जो हैं वो मेन और मॉर्गन की कृतियों से लिए गए। जैसे स्टॉक ने परिवार और नातेदारी का अध्ययन किया, टाइलर, स्मिथ, फ्रेजर आदि ने धर्म और जादू संबंधी अध्ययन हमारे सामने रखे। रेडक्लिफ ब्राउन्स, मालिनोवस्की ने अनेक क्षेत्रीय अध्ययनों में हमें बताया कि किस प्रकार से जनजातीय जो व्यवस्थाएं हैं वो चलती हैं। रिवर्स ब्रिटिश जो मानव शास्त्री हुए हैं उन्होंने भारत में 1906 में टोडा जनजाति का अध्ययन किया। एस.सी. रॉय ने मुंडा जनजाति का, गॉर्डन ने खासी जनजाति का, बेली ने उड़ीसा में जनजातियों के अध्ययन किए। जाति समाज और जनजातीय समाजों के जो अध्ययन हैं, जो विस्तृत विवरण हैं, वो हमारे सामने प्रस्तुत किए। यदि हम इन आदिम समाजों की बात करें, इनको देखें, तो हमें समझ में आता है कि इन आदिम समाजों का आकार छोटा होता है, ये बहुत सीमित होते हैं, तकनीकी ज्ञान जो है वह बहुत कम होता है। इनकी अर्थव्यवस्था सरल प्रकार की होती है क्योंकि ये कृषि कार्य में संलग्न रहते हैं, जिसमें ये अधिकतर जड़ी बूटियों इत्यादि को इकट्ठा करने का काम जो है वो करते थे और कृषि भी जो है ये बदल बदल कर करते रहते थे। लेखन कला का इनमें अभाव पाया जाता है। इनके सामाजिक संगठनों में गोत्र, वंश और गांव के आधार पर व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। भौगोलिक रूप से अलग अलग जनजातियां अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में निवास करती हैं। इनकी पृथक भाषा है और ये आत्मवादी धर्म को मानने वाले होते हैं। इनका एक सामान्य नामकरण, जनजाति का एक सामान्य नाम पाया जाता है और इनकी जनजातियों की, प्रत्येक जनजाति की अपनी सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्थाएं पाई जाती हैं।
प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक मानवशास्त्र में सामाजिक मानवशास्त्र के अंतर्गत आदिम समाजों का अध्ययन ही क्यों किया जाता है? क्योंकि आदिम समाजों के अध्ययन का पहला कारण ऐतिहासिक है, दूसरा कारण इनका उद्विकास है, जैसा कि डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में बताया। स्पेंसर कहते हैं कि समाज का क्रमिक विकास मनुष्य जीवन की तरह ही होता है। जैसे मनुष्य जो है वो एक कोशिका से उत्पन्न होता है और धीरे धीरे माँ के गर्भ में उसके सभी अंगों का विकास होता है और फिर वह जन्म लेता है, इसी तरह एक समाज अपनी सरल अवस्था से जटिल अवस्था की तरफ बढ़ता है। सामाजिक संस्थाएं भी प्रारंभ में सरल होती हैं और धीरे धीरे वे जटिल होती चली जाती हैं। तीसरा कारण इन समाजों के अध्ययन का जो बताया गया है वो अवधारणात्मक कारण है, जो कि विभिन्न समाजों की तुलना करता है। चौथे कारण के अंतर्गत अध्ययन विधि को वैज्ञानिक स्तर पर स्थापित करने के लिए आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। समाज की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए इनका अध्ययन किया जाता है। फर्थ ने इस विधि को माइक्रोकॉस्मिक स्टडी कहा, जिसमें कि बड़ी इकाई का अध्ययन एक छोटी इकाई के माध्यम से किया जाता है। इसी तरह इवांस प्रिचार्ड कहते हैं कि इन समाजों में कुछ अंतर्निहित मूल्य होते हैं, यानी कि कुछ मूल्य शामिल ही होते हैं। यदि इन मूल्यों को लेकर हम अध्ययन करें तो हमारे सामने बहुत सारी बातें निकल कर आती हैं कि इस प्रकार के मूल्य इन समाजों में क्यों पाए जाते हैं। इसका कारण वो ये भी बताते हैं कि ये समाज आज भी संघर्ष की स्थिति में हैं। इनके सामने एक बड़ी समस्या अपने सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखने की है। परिवर्तन के इस दौर में वो कहते हैं कि दो विकल्प इनके सामने रहते हैं कि या तो ये अपने अस्तित्व को खोकर एक बड़े विशाल समाज में एकीकृत हो जाएं, या परिवर्तन की शक्तियाँ जो भी इनके सामने आ रही हैं उनसे जूझते रहें और अपने अस्तित्व को बनाए रखें। इसी तरह भारतीय मानवशास्त्रियों में जिनका नाम लिया जाता है बड़े आदर से, G.S. घुरिये, वे मानते हैं कि भारत में जनजातियों की समस्या मुख्यतः कृषि की समस्या है। आदिम समाज के अध्ययन क्षेत्र को सामाजिक मानव विज्ञान का एक परंपरागत अध्ययन क्षेत्र कहा गया है। सामाजिक मानवशास्त्र के यदि बदलते हुए क्षेत्रों को देखा जाए तो हम ये पाते हैं कि बहुत सारे मानवशास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने इसमें अध्ययन किए हैं और नए नए क्षेत्र हमारे सामने रखे हैं, जैसे ग्रामीण समाज के अध्ययन, जैसे जन संस्कृति, कृषक संस्कृति, लघु और व्यापक परंपराओं के बारे में हमें विभिन्न मानवशास्त्रियों ने बताया है। इसी तरह से अनेक प्रकार के अध्ययनों का क्षेत्र जो है वो हमारे सामने खुला है और ये नए अध्ययन जो हैं हमें ऐतिहासिकता के साथ तुलनात्मक रूप से सरल समाजों और जो आज के जटिल समाज हैं उनके अंदर तुलना करने का एक अवसर प्रदान करते हैं। हम जान सकते हैं कि सरल समाजों में जो व्यवस्थाएं थी वो कैसी थी और आज के जो औद्योगिक जटिल समाज हैं उनमें व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं। इसी तरह से अगर हम औद्योगिक संस्थानों की बात करते हैं, समाजों की बात करते हैं, तो यहाँ पर मेयो का एक अध्ययन जो उन्होंने हाथोन संयंत्र में किया था, जहाँ उन्होंने कारखाने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कामगारों की प्रतिष्ठा और उनके सामाजिक संबंधों के बीच के संबंधों को बताया था। इसी तरह से हाउस मेकर ने फिल्म उद्योग का अध्ययन किया, वाइटे ने जलपान गृह उद्योग का, और अनेक प्रकार से ये सारे के सारे अध्ययन हमारे सामने आते हैं जिनसे कि हम मानवशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को भली प्रकार से समझ सकते हैं। धन्यवाद।